ने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पुलिस ने कुछ उसमें अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है वो एक अच्छी अपनी स्टोरी सामने ला सकी है? आज जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद ये था कि यार हम देखो कितने अच्छे हैं। बड़े सबूत लेकर लोग आ गए, हर यूट्यूबर के पास अपनी एक कहानी है। तो ये भी आपको कुछ हैरान कुन लग रहा है? सारी अफसोसनाक कहानी में यानी आप ये देखें ना कि कारोबारी लेन देन का मामला, खवातीन को बुला के उनको एबडक्ट कर लिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े करने की उनको धमकी दी गई। इस सारे में भी हुकूमत अपना क्रेडिट लेने में जुड़ी हुई है। हम शरीफ खानदान को 40 साल से जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं कि ये किस तरह से जजों पर दबाव डालते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे लड़कियां बाजियाब चाहिए। उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर को भी ये नहीं था कि ये पीछे मरकजी मुलजिम कौन है। लेकिन आपको लगता है कि ये जिस तरह से मीडिया पर खुलेआम इस पे बात भी हुई, तनकीद भी हुई, हर पहलू पे गुफ्तगू हुई, ये भी कोई एनवायरनमेंट आपको चेंज नजर आ रहा है? एक तो फैसल वोडा साहब ने कहा इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नाराज इसलिए हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारी कुर्बानियां बहुत हैं। मोहसिन नकवी है भाई इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी का हम क्या करें, उनको कैसे हटा दें? तो इसहाक डार साहब का पत्ता काटने के लिए आपको अब लग ये रहा है आप देखें पत्ता ना। कटेगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी अहम और गर्मा गर्म खबरें हैं जी मुल्की सियासी मंजरनामे पर। एक तो बड़ा जो अभी एक बड़ा खौफनाक किस्म का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें इसहाक डार साहब के नवासे जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ फिर बड़ी जोरों शोर से तनकीद भी शुरू हो चुकी है हुकूमत के ऊपर। आपने देखा कि कुछ सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये खबरें दे रहे हैं कि जुलाई से हुकूमत का बकायदा जवाल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं साल के आखिर तक। तो क्या वाकई ऐसी कोई हलचल नजर आ रही है या नहीं, इस पे भी बात करना बड़ा जरूरी है। फिर पीटीआई की अगर बात करें तो पहले पिछले महीने तक हम सुन रहे थे कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ पसे पर्दा बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से वहां पे भी खामोशी छा गई है। ना ही कोई मफामत हो रही है और ना ही कोई मजामत हो रही है। तो पीटीआई किस इंतजार में है, क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा जरूरी है। तो दीगर भी कुछ आम खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज मेरे साथ सीनियर सहाफी असदुल्ला मौजूद हैं, और आप जानते हैं बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की जो सियासी सारी चपकलिश है उस पर उनकी गहरी नज़र होती है। तो उनसे बात करेंगे। असद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू। अच्छा असद, चूंकि गर्मा गर्म खबर तो यही चल रही है, जो रजा डार केस सामने आया, तो यहीं से आगाज कर लेते हैं। हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पुलिस ने कुछ उसमें अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है वो एक अच्छी अपनी स्टोरी सामने ला सकी है, या कहीं कोई झोल है कहानी में? और फिर जिस तरह से इस पूरे इवेंट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है मीडिया पर, और बड़े सबूत लेकर लोग आ गए, हर यूट्यूबर के पास अपनी एक कहानी है, तो ये भी आपको कुछ हैरान कुन लग रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि इस सारी अफसोसनाक कहानी में यानी आप ये देखें ना कि कारोबारी लेन देन का मामला, लड़की खवातीन को बुला के उनको एबडक्ट कर लिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े करने की उनको धमकी दी गई। इस सारे में भी हुकूमत अपना क्रेडिट लेने में जुड़ी हुई है। हम्म। आज जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद ये था कि यार हम देखो कितने अच्छे हैं कि हमने ना कुछ सियासी असर रसूख कबूल किया, ना सियासतदानों ने सियासी असर रसूख डाला, ना देखो पंजाब हुकूमत ने रोका इंसाफ की फराहमी से, ना रुकावट डाली, और ना ही बल्कि उल्टा हमें यह कहा कि कोई इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान में जर्नलिज्म करता हूं और आप भी। हम इस शरीफ खानदान को 40 साल से जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं कि ये किस तरह से जजों पर दबाव डालते हैं, किस तरह से कहते हैं कि जी मलिक साहब, वो बड़े मियां साहब कह रहे हैं कि हाँ जी जी, 10 साल की कयूम सजा साहब होनी की चाहिए। जो कॉल थी, अलमशहूर कॉल। जी हाँ। हाँ। तो किस तरह से ये सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, किस तरह से ये अपने बंदे लगवाते हैं, किस तरह इस वक्त भी उन्होंने पूरी ग्रिप की हुई है सिस्टम के ऊपर अपनी। और ऐसे में ये क्रेडिट लेना, ये बात समझ नहीं आती, ये क्रेडिट लेना कि देखें जी हमने ये जो सब कुछ हो रहा है ये मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, उन्होंने तो कमाल कर दिया। हालांकि देखें, मैं अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर सिर्फ उसी के ऊपर भी रिलाय किया जाए, जो डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ आप उसी के ऊपर भी रिलाय कर लें, तो उससे उसकी टाइमलाइन देख के साफ अंदाजा ये होता है कि जब तक वहां पे देखें इनिशिएट मामला होता है एक कॉल से, एक वीडियो हम्म। रिकॉर्डिंग करते हैं, स्पेन की पुलिस उस घर में जाती है कार्लोस नामी शख्स के जिसकी बेटी को यहां पर अगवा किया गया है। वो लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है कि जी तुम्हारी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर पैसे ना दिए गए। अब आप सोचिए कि ये एक ऐसी सनसनीखेज हम्म। वीडियो होगी
जब वहां से कार्लोस ने भेजी होगी यहाँ पर पुलिस एहलकारों के, तो इनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे, होश उड़ गए होंगे कि भाई पाकिस्तान में दो गैर मुल्की खवातीन लाहौर में एक घर में महसूर कर ली गई हैं, अगवा कर ली गई हैं, और अगवाकार उनको अगवा बराए जान तावान से के लिए मारने की पैसे धमकियां मांग दे रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल। हम्म। टुकड़े करने की, यानी हम्म। टोटे टोटे करके फेंक देने की। तो आप सोचिए ना, पुलिस के फौरन होश उड़ गए होंगे। अब उनको नहीं पता होगा कि मरकजी मुलजिम इसमें है कौन। ये मामला फौरी तौर पर वो अपने हायर स्केल में लाए, चीफ मिनिस्टर के में भी आया होगा ये मामला। चीफ हम्म। मिनिस्टर ने कहा होगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे लड़कियां बाजियाब चाहिए। उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर को भी ये इल्म नहीं था कि ये पीछे मरकजी मुलजिम कौन है। तो जब तक इस मामले में फिर खुद आज डीआईजी साहब ने बताया कि फिर हमने कार को ट्रेस करना शुरू किया, वो मरी गई थी, वो लाहौर आई थी, ये हुआ था, वो था। उस वक्त तक उन्हें कुछ पता नहीं था कि मरकजी मुलजिम कौन है। जब हम्म। वो घर में गए, हमसायों ने बताया कि हाँ यहाँ पर तो इसहाक डार साहब के फैमिली रहती है, तब उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए खुद उन्होंने बताया कि हमने फिर फैमिली से रब्ता किया कंफर्म करने के लिए, बताएं ये जो नंबर है टेलीफोन नंबर, ये आपकी फैमिली के बंदे का है। तो उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन उस वक्त तक दो एम्बेसीज इन्वॉल्व हो चुकी थी, हम्म। स्पेन की पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, यहां पर भी काफी पेशरफ्त हो चुकी होती, तो पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलें अब ये तो हो ही गया है, क्यों ना इसको अपना क्रेडिट बना लिया जाए। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि ये जो क्रेडिट देने वाली कहानी है ना, वो मुझे तो कुछ इस तरह से समझ आती है। सही। लेकिन आपको लगता है कि ये जिस तरह से मीडिया पर खुलेआम इस पे बात भी हुई, तनकीद भी हुई, हर पहलू पे गुफ्तगू हुई, ये भी कोई एनवायरनमेंट आपको चेंज नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले तो मतलब इतने इतने चीजें हुई हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स, करप्शन की भी चीजें हुई, जहाज के ऊपर भी हमने देखा बड़ा तूफान था, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती थी। तो ये आपको ये कुछ चेंज नजर आ रहा है कि भाई कुछ खुल के बात शुरू हो गई है, तनकीद शुरू हो गई है हुकूमत के ऊपर? बिल्कुल, आप देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। एक तो फैसल वोडा साहब ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम्म। अच्छा, फैसल वोडा साहब कौन है, कहाँ से बोलते हैं, या आप हम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि फैसल वोडा साहब के बारे में मैंने 1 साल पहले खबर दी थी, और हम्म। मैंने कहा था कि फैसल वोडा साहब नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। वो कहते हैं मुझे इंटीरियर मिनिस्टर लगाया जाए। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारी कुर्बानियां बहुत हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी है भाई इंटीरियर मिनिस्टर। मोहसिन नकवी का हम क्या स्टार करें, बॉय। उनको कैसे हटा दें। हाँ, तो वंडर बॉय भी हैं। तो वंडर बॉय उन्होंने तो कहा कि अभी बन उनको सकते हैं। वो मेकिंग प्रोसेस में मेकिंग है। अभी स्टार बॉय। हाँ हाँ, सार बॉय चले। तो उन्होंने कहा कि भाई फैसल वाडा साहब ने कहा कि उनको आप चाहे प्राइम मिनिस्टर लगा दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दें, उन्हें आप कुछ लगा दें, लेकिन ये इंटीरियर मिनिस्ट्री आप मुझे दें। तो तब तो बात आई गई हो गई। फिर कुछ अर्सा आपको याद होगा वो खामोश भी रहे, मंजर आम से हट भी गए, नाराज भी थे उन दिनों में। अब एक एक चांस पैदा हुआ है, चांस ये पैदा हुआ है कि अगर वो अब इसको वो समझ समझ रहे हैं फैसल वाडा साहब कि अगर इसहाक डार को इस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाए, तो बातें चल रही हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सबसे मजबूत कैंडिडेट फॉरेन मिनिस्टर के लिए मोहसिन नकवी साहब हैं। हम्म। तो अगर मोहसिन नकवी साहब फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर की सीट खाली हो जाएगी। हम्म। तो इंटीरियर मिनिस्टर की सीट खाली हो जाएगी, तो उसके लिए फिर जो लोग लड़ाई लड़ेंगे उनमें से सर फहरिस्त फैसल वोडा साहब होंगे। तो फैसल वोडा साहब का इस इस्तीफे में इंटरेस्ट मुझे तो ये समझ आता है। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि कहीं से मतलब ये टीवी पर कैसे चल गई खबरें, आखिर ये वजह क्या है। तो देखिए, इसहाक डार साहब पिछले दिनों में बहुत पर तोल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। और आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको तब नहीं बनने गया था, और नहीं बन दिया, हमें पता है जी। कि ख्वाहिश थी अगर हमारी कहा कि सारे तुम्हारी मर्जी के लगा देंगे, इसहाक डार को नहीं लगाएंगे, वो ये एक हमारी मर्जी का ही लगेगा। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो एक दफा फिर लाइमलाइट में आए जब ये फरवरी में पता चला कि औरंगजेब साहब तो उनकी सीट खतरे में है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सके, इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो फिर शरीफ भाइयों ने जाकर उनसे कहा कि भाई देखो हम क्या करें, हम्म। आपने ये मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट किसी और के हाथ में दे दी है, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो हमें ये मिनिस्ट्री दें, इसहाक डार साहब को दें। तो अब ये कहीं गौर खौस था कि कहीं चलें इसहाक डार को दें या ना दें। लेकिन अब इसहाक डार साहब का ये मामला भी हो गया है, तो इसहाक डार साहब का पत्ता काटने के लिए अब आपको लग यानी रहा आप है देखें पत्ता ना, कटेगा? इतना प्रेशर आ मेरा गया है? ख्याल है कि अब तो कम से कम ये मुमकिन नहीं रहा कि मिनिस्ट्रियां दोबारा से तब्दील हों और इसहाक डार साहब को फाइनेंस दे दिया जाए। नहीं, अब मुझे फिनांस नहीं तो लग चले अब नहीं मुझे मिल रहा, लगता वो है कि तो ऑब्वियस इसके है। बाद। लेकिन हाँ, ये लग रहा है आपको कि वो कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे? वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं भाई। मेरा ख्याल है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो शायद वो रहें क्योंकि ये एजाजी होता है, उसमें उनका कोई रोल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो उस पर यानी शफलिंग तो होनी है। अगर ये सिस्टम बरकरार है, चल रहा है कुछ और अरसा, तो इसमें शफलिंग तो होनी है। तो हम्म। इसमें चार पांच जो मिनिस्ट्री हैं वो तो तब्दील होनी है, क्योंकि ये बहरहाल काफी अरसे से ड्यू है, ये जंग से पहले से ड्यू है, लेकिन जंग आ गई थी तो इसमें तात्तुल हो गया। अब ये साइन हो जाने हैं, ये मामला, ये गर्द बैठ जानी है, और उसके बाद फिर ये चीजें आगे बढ़नी है। तो मैं, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई मैजिक नहीं है कि टीवी पर इतना इस इशू को कैसे इतना डिस्कस किया जा हम्म। रहा है। वरना तो मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट के आप भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। वो एक खबर नहीं चलती तो कैसे फिर ये खबरें चल रही हैं, ये ये बात तो खबरें बिल्कुल कैसे चल। आपकी समझ में आने और देखें में। ना, बड़े सहाफियों के पास बड़े प्रूफ्स भी आ रहे हैं, और कुछ तो लोग बड़ी चीजें लेके सामने आ गए हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी आसानी से और और इतनी फुटेजेस जल्दी। निकल आई। है, फुटेज हाँ, निकल आई। क्या आप क्या सोचे निकला ना है। कि एक जर्नलिस्ट जो है उसके बस की बात नहीं है कि इतने कैमरों को इकट्ठा करे, निकाल ले चीजें और वो जोड़ ले। Yes. मैं ये नहीं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहता जिसका भी कैमरे का में है, लेकिन भारत कुछ लोगों ने ताउन तो किया ही होगा ना जी। क्या होगा। जर्नलिस्ट का ही क्रेडिट है, सिस्टम मैं के जर्नलिस्ट ताउन का के क्रेडिट। बगैर तो नहीं आप इस वहां तक रसाई हासिल कर सकते। एग्जैक्टली exactly। हाँ। और ये भी है, और खबर दूसरा होना फिर एक देखें अलग ना। चीज है, और बकायदा मतलब फुटेज लेके एविडेंस के साथ आ जाना वो एक डिफरेंट चीज है, हाँ, और जाहिर है और वो उससे पहले आप। 164 के बयान का 164 के यस। बयान मंजर आम पर आ गए, और चीजें सारी सामने आ गई, और फिर लम्हा बलम्हा चीजें अपडेट हो रही थी। वहीद पकड़ा गया है, वहीद क्या है, तो सारी चीजें सामने आ रही थी। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका इशारा जो है वो वैसे ये वहीद इशारेबाजी नहीं वाली कर स्टोरी रहे। पे आप बिलीव कर रहे हैं कि ये वहीद वाकई कोई यही बॉस है जिसको बॉस बॉस वो कह रहे थे? क्योंकि मेरा ख्याल है कि देखें, कुछ लोग तो आम प्रेस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में। में ही कह रहे थे कि बॉस अली डार है। सुना अपने रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। अब देखिए आमतौर पर होता क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना जी, तो उस पर जो तीन चार पांच बड़े केस हल नहीं हो रहे होते ना, वो सब उसके ऊपर डाल के उसको मार देते हैं, और कहते हैं कि जी ये बेनजीर के कत्ल का जो है ना जिम्मेदार फलां शख्स था और वो मारा जा चुका है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी ये होता है कि चार पांच बड़े केसेस होते हैं, जब भी कोई बंदा पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो वो सारे उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि केसों जो केसों गैर से भी हलशुदा जान केसेस छूटे हैं और उसमें भी बंदे जान से छूट भी जाती जान है। छूटे। केसेस से भी छूट गई, बंदे से भी छूट गई। अब इसमें डाउट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीद की गर्दन दबोच के, और वहीद के बारे में अब ये भी बताया जा रहा है कि वो तो एक क्रिमिनल है, उसके पर पर्चे हैं, 10 पर्चे हैं उसके ऊपर, अगरचे कल उस पर कयास आराइयां कुछ और थी, मेरे भी फिर वो कुछ एक इमरान दो खान से सोर्सेज तो का। छोटा ही क्रिमिनल हुआ। इमरान खान के ऊपर तो 300 पर्चे थे। हाँ, इमरान खान का तो कोई मुकाबला नहीं है, खैर। तो हाँ, तो अब अगर इसके ऊपर कहानी ये है कि इसके ऊपर सारा केस डाल के, और अली डार के, रजा डार के बारे में बताया जाए कि वो तो बेचारा खुद रस्सियों से बंधा हुआ था। यस। असल में तो ये था बंदा पीछे सारे मुद्दे में। तो हमारे यहाँ कुछ भी कहानी घड़ी जा सकती है, क्या बिगाड़ लेगा कोई इस पुलिस का, जो हाथी को भी हिरन मनवाने की माहिर हो, और वो कहे कि जी मैं ही वो हाथी हूँ जो हिरन हूँ जो गुम। सही बात। अच्छा, आपने अभी अपने जवाब में जिक्र किया कि अगर कुछ अरसा ये सिस्टम चलना है तो रीशफलिंग इसमें हो सकती है। तो क्या इस पे हम्म। क्या खबरें हैं? क्या कुछ अरसा सिस्टम चल रहा है? क्योंकि हमारे सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाई साहब हों, नुसरत जावेद साहब हों, बहुत से और लोगों ने थोड़ी सी ये बाज़गश्त शुरू की है कि भाई मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं और जुलाई से आगाज हो जाएगा इनके जवाल का। देखिए, इस्लामाबाद में जिस मौजू पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो मौजू यही है हम्म। कि इस सिस्टम की मुद्दत कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, ये जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं ना कि दोनों के पास दलाइल क्या हैं। हम्म। अब जो समझते हैं कि सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, उनके पास दलील ये है कि भाई शहबाज शरीफ से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन मिल सकता है। हम्म। शहबाज शरीफ से क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना, दो ही प्रॉब्लम है ना। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सकी, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनके जो चेहरे हैं और पॉलिटिकल इनकी जो बैकग्राउंड है वो एक बैगेज के तौर पर सामने आ गया है, और वो उस बैगेज को खत्म नहीं कर सके और अवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सके। उसका हम्म। तरीका ये था कि इतना अच्छा परफॉर्म करते कि लोग कहते कि चलो भले ही धांधली से आए हैं लेकिन कबूल काम कर लेते, जबरदस्त कर दिया परफॉर्म। एक्सेप्ट कर लेते इनको। एक सियासी नैरेटिव भी हाँ, हाथ तो आ लोग जाता है कि एक्सेप्ट, देखें जी परफॉर्म कर लिया, मुल्क बचा लिया, लहरे बहरे कर दी वगैरह। किसी हद तक लोग एक्सेप्ट कर लेते, बिल्कुल सही हम्म। कहा आपने। तो अब वो भी नहीं हुआ। तो ये तो दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम अगर जाता है तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे ना। लेकिन मेरा इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है मेरे जहन में कि अगर शहबाज शरीफ साहब को इन दो वजूहात की बिना पर हटाना है तो फिर जिसको लाना है उसका चेहरा कैसे ठीक करेंगे, वो लोगों के एतमाद को कैसे हासिल करेगा। फर्ज कीजिए मोहसिन नकवी साहब हैं, वंडर बॉय हैं, तो अब मोहसिन नकवी साहब फर्ज कीजिए आए, तो वो ये जो सारा बैगेज अब बन गया है वो मोहसिन नकवी साहब का भी है, अब उनके पास भी उनके कौन साथ सी भी कोई वो जुड़ी जादू की हुई है। छड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। हम्म। एक इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते वो,
और दूसरी इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते वो, और तीसरा वो जो उनका भी बैगेज है ना, जो उन्होंने इलेक्शन जिस तरह के कराए थे और पिछले 3 साल में हम्म। लोगों पे जो जुल्म हुआ है, वो बैगेज भी मोहसिन नकवी के साथ है, या चलिए मोहसिन नकवी साहब ना कोई और हो। तो ये चीजें जो शहबाज शरीफ नहीं कर पा रहे वो भी नहीं कर सकता, तो फिर शहबाज शरीफ को हटाना क्यों है? ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें यह है कि अगर चलिए इनको हटाते हैं तो फिर फ्रेश फेसेस के साथ आए, हम्म। कोई यंग लोगों के साथ, कोई सॉफ्ट फेसेस के साथ, और कोई कौमी हुकूमत टाइप फार्मूला, या एक ऐसा फार्मूला ढूंढा जाए कि जिसमें ये हुकूमत चली जाए और एक इंटरम सेटअप आ जाए और वो लंबे अरसे के लिए हो। हम्म। उसमें कोई कानून में गुंजाइश निकाली जाए या निकलवा ली जाए अदालत से, और उसमें ये लंबे अरसे के लिए चल जाए। उसको आप कौमी हुकूमत का नाम भी ना दें, उसको अबूरी हुकूमत का नाम दे दें, और अबूरी हुकूमत को लंबे अरसे के लिए आप आइन में गुंजाइश दे दें, और उसमें फ्रेश फेसेस आ जाएं। उससे ये तो होगा कि चलिए लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि ये चले गए हैं, लेकिन मसाइल का हल फिर भी नहीं होगा। हम्म। लेकिन इस रिजीम को, या इस यानी एंटी इमरान खान एक सेटअप है, उसको 2 साल और मिल जाएंगे। तो अब क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये हुकूमत अगर परफॉर्म कर सकती होती तो अब तक कर चुकी होती। हम्म। ये हुकूमत तो लेकिन ना परफॉर्म नहीं 4 कर इयर्स सकी। मिल गया ना इनको, सिर्फ ये वाले 2 साल थोड़ी ना है। 5वां बजट दिया जी। हाँ जी। हम्म। ओवरऑल तो आप देखें ना, वो भी साथ में, तो इसका मतलब है जो आपने ऑप्शंस गिनवाए हैं उनमें इमरान खान या पीटीआई, तो फिर भी इसका मतलब है डिस्कशन में कहीं नहीं है कि भाई वहां से भी कोई रास्ता खोलना है। जी हाँ, नहीं देखें, लेकिन हल क्या है, सवाल ये पैदा होता है। मेरे ख्याल में हल ये है कि एक ऐसी हुकूमत बने जो जिसको लोग उसकी मुश्किलात और मुश्किल फैसलों के साथ कबूल करें, उस पर एतमाद करें, पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी आ जाए, अदालतों का ढांचा ठीक हो जाए। अभी देखें ना, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही कि पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी है, सियासी तौर पर इतना शोर गुगा है कि कोई इन्वेस्टर इतने शोर गुगे में अपने पैसे फंसाना नहीं चाहेगा। नहीं, क्यों है कम असद? से कम ये। अभी कहाँ है शोर होगा? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई ऑपोजिशन किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं कर रही, कोई जुडिशियल एक्टिविज्म नजर नहीं आ रहा, कोई मीडिया पे ऐसी हमें शोर होगा नजर नहीं आ रहा, कोई सिविल सोसाइटी हड़तालें नहीं करती फिर रही। तो आपको किस चीज से लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है या इंस्टेबिलिटी है? मुझे तो किसी चीज से नहीं देखिए, लग रहा। बड़ी कब्रिस्तान देखिए जैसी ये खामोशी है। बिल्कुल सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम्म। एक लाश तैर रही है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की लाश पानी पे तैर रही है, जब तक आप उसको बाहर निकाल के दफनाएंगे नहीं, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये सबको पता है कि ये जो मुल्क में निज़ाम चल रहा है ये चलना नहीं है। देखिए, यही तो शोर गौगा होता है, जब हर जगह ये डिस्कस हो रहा हो कि भाई ये पता नहीं अगले हफ्ते गए या 10 दिन बाद गए या कब गए। तो जब किसी को यकीन ही ना हो कि ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, हो सकता है कि मुद्दत पूरी कर जाए, हो सकता है कि मुद्दत से भी ज्यादा 2 साल ले जाएं, लेकिन इस बात का किसी को यकीन नहीं है। इन्वेस्टर को यकीन चाहिए होता है, वो यकीन तो नहीं दिला पा रहे ना कोई भी। आप देखें, पीटीआई चलिए एहतजाज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये तो तय है ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में एक डिबेट मौजूद है कि भाई ये टाइम नहीं निकालेंगे, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये हुकूमत नहीं कर सकते। हम्म। तो यही तो अनसर्टेनिटी है, यही तो वजह है जिसकी वजह से लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा, हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग अपना सरमाया नहीं लगा रहे। कोई भी आप लगाएंगे ऐसे मुल्क में सरमाया जहां पर आपको पता ही ना होगा ये पॉलिसी अगले 6 महीने चलेगी या 2 साल चलेगी? कोई भी नहीं लगाएगा। तो इन मसाइल का हल निकाले बगैर, और फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक अदालतों का जो इमेज पैदा हुआ है, अगरचे पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, हाँ। लेकिन अब तो ये लोगों को यकीन हो चुका है कि ये यकीन हो गया है कि ये जो अदालतें हैं ये ताकतवर के घर की लौंडी हैं। ये पहले भी थीं, लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को पता चल गया है कि ये ताकतवर की लौंडी हैं अदालतें। नहीं, तो जब पहले ये पता पता चल भी गया। आपकी वो बात भी ठीक है कि पहले पता नहीं था, लेकिन पहले इतने भी बुरे हालात नहीं थे असद, ये भी बात हाँ, ठीक ये है। बात भी ठीक। मतलब कहीं ना कुछ लोग मौजूद होते थे शर्म जो हया थी मतलब, कहीं, हाँ। अब तो वो रख बिल्कुल रखाव था ही थोड़ा सा। अब तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया, वो वाली सूरत हाल हो गई है। तो इस तरह इतना बुरा हाल तो कभी भी किसी दौर में भी नहीं, कम से कम जब से मैं अपनी होश में देख रही हूँ, और जो हमने हम्म। जर्नलिज्म का टाइम गुजारा है, इतना बुरा हाल तो हमने कभी भी नहीं देखा। मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं देखा था हमने। तो हम्म। जो आप देख रहे हाँ, हैं, लेकिन पहले जज को फैसला देने के लिए फिर भी लॉजिक चाहिए होते थे। अब तो जज भी फैसला दे के कहेगा दिया है भाई, फैसला दिया है भाई। अब तो एक हाँ, नया तो वो है ना। नैरेटिव आ गया हुआ ना कि किया है भाई, फिर कर लो जो करना है। अच्छा, हाँ, तो अब बात तो वहां पे जहां वो पे हम कहते हैं, कह रहे थे। पंजाबी में कहते हैं शर्मा,
शर्मा लग गई हैं। ले गई तो अब हैं। तो मैं शर्मे लग गई। मैं तो अक्सर ये बात अपने व्लॉग में भी करती हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं ना जी ये कौन सा पहली दफा हुआ, तो मैं यही कहती हूँ भाई होता बहुत कुछ पहले भी रहा है, लेकिन पहले कहीं पर्दे के पीछे होता था कहीं कोई ढक छुपा हाँ। के, कोई उसकी लॉजिक्स कोई तौजी हाथ सामने रख के फिर होता था। अब तो मतलब वो हम्म। तकल्लुफ भी हमने दूर कर दिए, अब तो वो वाला हाल हो गया। हाँ। लेकिन जो बात जहां से शुरू हुई थी कि ये इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी, और ये आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन भी है, पता भी है कि जी इस मामले को हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर भी हम्म। कोई हमें ऐसी कोई सीरियस एफर्ट तो नजर नहीं आ रही कि कहीं पे कोई उधर भी एंगेजमेंट की हो जहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो भाई वहीं पे ही जाके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अभी पिछले महीने हमने ये सुना जरूर था कि कोई मीटिंग हुई जब इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर लेके आए, और अलीमा खान साहिबा ने भी कंफर्म किया, दीगर सहाफी दोस्तों ने भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उसका आउटकम क्या निकला वो हमें तो कहीं नहीं दिखा कि उसके बाद कोई उसका फायदा हुआ है या कोई बेहतरी हुई है, कोई पॉजिटिविटी नजर आई हो। इस पे आपके क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इंगेजमेंट्स तो हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। कुछ सुनगुन हमें रही है, साथ साथ की बातचीत हो रही है। ख़ास तौर पर अभी देखिए ना, बैरिस्टर सैफ से जो मुलाकात की बात हुई थी, उसमें तो हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है ना कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात का कहा गया। और सिर्फ बुशरा बीबी की ख्वाहिश का इजहार करने से क्या होता है? मुलाकात करा यानी मैं ख्वाहिश का इजहार घर में बैठ के करूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से, मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से मैं हम दोनों इकट्ठे बैठ के डिनर करेंगे, या मैं कल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जेल भिजवा दिया जाऊंगा, तो ख्वाहिश करने से नहीं होता। अब बैरिस्टर साहब को कन्वे किया गया, ये खबर है। और हम्म। फिर रेलेवेंट हलकों से वहां से कहा गया कि आपकी मुलाकात हो सकती है, आप शहर के अंदर मौजूद रहें। वो अलग बात है कि फिर हो नहीं सकी, लेकिन उन्हें मैसेज तो दिया गया ना कि आप जरा शहर में मौजूद रहिए, आपकी मुलाकात हो सकती है। इसका मतलब है कंसिडरेशन में तो आए एक मुलाकात, यानी कहीं कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही है। और बातचीत जो है वो, देखिए मेरी तला ये है या मेरा एक अंदाजा ये है कि बैरिस्टर गौहर इस लूप में हैं, बैरिस्टर सैफ भी इस लूप में हैं, सोहेल अफरीदी साहब भी कहीं ना कहीं लूप में रहे हैं, और महमूद अचकजई साहब हुकूमत की तरफ से लूप में रहे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब। कभी कभी अभी भी बातचीत होती थी, मैंने कल परसों भी खबर दी थी हम्म। कि अचकजई साहब को हुकूमत वो ने यह उनको पैगाम दिया है वेन्यू ही कि नहीं आप आए। पसंद आ रहे, अजीब मसले हैं भाई उधर। उनको वेन्यू पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठूंगा, वहां नहीं बैठूंगा, स्पीकर साहब के कमरे में बैठूंगा तो स्पीकर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ जाएं। भाई बात को आगे तो बढ़ाएं ना, हाँ, एक और क्या। इंजमाम तो तोड़ें। गैर जरूरी बातों पर जो है ना वो रुक जाती हैं चीजें। मुझे तो ये समझ नहीं आती हाँ। पीटीआई की तरफ से कि बहुत सारे मामलात में अगर कुछ होने ही लगता है तो गैर जरूरी चीजों में उलझ के रह जाते हैं ये लोग हमेशा। हम्म। हाँ भाई, आपको देखिए ना, एतमाद तो करना पड़ेगा ना। हम्म। आप और राब्ते में आप हैं, और मुसलसल हैं, और 6-8 महीने से हैं, तो एक मौका दे दें बातचीत को। फिर देखें, जब आप इनकलाब नहीं बर्पा कर सकते, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आपने इनकलाब बर्पा करना होता तो कर दिया होता। हम्म। इनकलाब के का आप माहौल नहीं बना सके, हालात नहीं बना सके। इनकलाब का मतलब ये होता है कि फिर आप हुकूमत भी छोड़ देते हैं, फिर आप एमएनएशिप भी छोड़ देते हैं, फिर आप ऑल आउट जाते हैं, फिर आप सड़कों पर निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, और अपनी जिद्दोजहद करते हैं। वो सब आप नहीं कर सिस्टम में रहे, और रहते आप हुए तो समझते नहीं हैं कि आप ये कर नहीं सकते। करना चाहिए। सिस्टम में रहते हुए तो नहीं जी। आप ये सब कर सकते। सिस्टम में रहते हुए तो नहीं हो सकता। आप सिस्टम में भी हैं, आपके पास हुकूमत भी है केपी की, आप यहाँ पर भी एमएनए अपने बिठा कर बैठे हुए हैं, फिर आप एहतजाज भी नहीं करना चाहते, फिर आप मोबिलाइज भी नहीं करना चाहते कारकुनों को। तो फिर एक ही रास्ता बचता है ना कि बातचीत करो। यानी आप फिर दूसरा रास्ता भी इख्तियार नहीं कर रहे। और देखिए, सेनेट में 3 मुलाकातें पिछले दिनों में हुई हैं, जिसमें पीटीआई के सेनेटर, हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के सेनेटर इकट्ठे सेनेटर चेयरमैन सेनेट के रूम में बैठे हैं इसी हम्म। मौजू पर। और हम्म। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि चलिए खवातीन प्रिजनर्स की रिहाई से बात शुरू करते हैं, इस पर हम बैठ जाते हैं। लेकिन मसला यह है कि अब चलिए मान लिया कि उनकी, हो सकता है कि उनकी नीयत में इतनी सच्चाई ना हो, और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हो। लेकिन आप बैठें, बातचीत तो करें, आप उनको इंगेज तो करें। अगर आपने एहतजाज नहीं करना और आपने लोगों को सड़कों पर हम्म। नहीं निकालना, तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करें। लेकिन पीटीआई आसान रास्ते पर चल पड़ी है कि बस ठीक है, वक्त गुजर रहा है, गुजरने दो। अब कश्मीर के इलेक्शन में भी हिस्सा ना लो, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लोगों के आपको सवालों का लगता है कि जवाब होगा, अलीमा लोग खान कहेंगे साहिबा क्यों हार अपने गए। तौर पर कोई ऐसा एहतजाज अनाउंस कर सकती हैं? उन्होंने लास्ट टाइम कुछ इंडिकेशन भी दी कि फिर हम अपना लाहेमल देंगे। देखें, अलीमा खान साहबा तो 3-4 मरतबा अनाउंस कर चुकी है ना, अडयाला के हम्म। 10,000 बंदों को बुला चुकी हैं। लेकिन लोग 500 आते हैं, 400 आते हैं, 250 आते हैं, और वो भी तब जब जोर लगाया जाता है। 1,000 से ऊपर नहीं जाते। जब हम्म। बहुत जोर लगा लें तो 700-800 लोग नहीं। तो अलीमा खान साहबा के कहने से तो लोग नहीं निकले ना। अब देखें, ये मेरी बात कड़वी है, पीटीआई के लोगों को बुरी लगेगी,
लेकिन अलीमा खान साहबा के कहने से लोग नहीं निकले, हम्म। ये फैक्ट है। अगर निकलने होते तो निकल चुके होते। ठीक। और जब अलीमा खान साहबा ने पहले कहा कि जी ये जो लीडरशिप है ये कुछ नहीं है, लोग हैं, अवाम है और खान है, तो हम्म। लोगों ने डायरेक्ट, अलीमा खान साहबा ने डायरेक्ट लोगों को बुलाया कि आप आओ। जब नहीं आए तो फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम्म। एमएनएज एमपीएस क्यों नहीं आते, फिर वो दोबारा एमएनएज एमपीएस हम्म। की तरफ आ गई कि एमएनएज एमपीएस को राइट। आना चाहिए। हम्म। तो देखिए सबकी अहमियत है, अवाम की भी अहमियत है, एमएनएज एमपीएस की भी अहमियत है, पार्टी लीडरशिप की भी अहमियत है। सबको साथ लेकर कोई हिकमत अमली बनानी होगी। ये नहीं हो सकता कि अलीमा खान साहबा अपनी एक राय दें और उनके कहने पर लोग निकल आए, या खाली महमूद अचकजई साहब कह दें तो निकल आए। ये तो फिर एक बैठकर फैसला करना होगा, सबको ऑन बोर्ड आना होगा। उसमें अलीमा खान भी बैठे, उसमें महमूद अचकजई भी बैठे हैं, उसमें सोहेल आफरीदी भी बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठे हैं, सलमान राजा भी। और फैसला करें करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्या करना है इसके लिए ही फैसला नहीं हो पा रहा ना। राइट। प्रॉब्लम तो ये है। मुझे तो वैसे ही लगता है कि पीटीआई खुद भी हर मामले पे कंफ्यूज हो जाती है। अभी ये इलेक्शन बॉयकॉट की बात थी, इस पे आपकी क्या राय है? कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए था? देखिए मेरी राय तो सादा सी है इसमें, कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हम्म। इलेक्शन आपको लड़ना चाहिए, हल्का आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हल्कों में जाके चूंकि इलेक्शन को कवर करता हूं, तो मुझे पता है कि जब आप एक हल्का छोड़ देते हैं, एक मर्तबा इलेक्शन वहां से नहीं लड़ते, तो हल्का वो फिर आपके हाथ से निकल जाता है। लोग तो ये होता है कि कभी किसी कहीं पर इलेक्शन ना भी लड़ पा रहे हो या बॉयकॉट भी करना हो, तो वहां अपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भांजे भतीजे को लड़ा देते हैं कि फैमिली जो है वो छोड़ के ना हम्म। जाए, आप इंटैक्ट रखें। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जिन्हें पता होता है कि भाई मुझे फैसलाबाद में 2,500 वोट पड़ना है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं कि हल्का नहीं छोड़ना, कल को कभी हालात बेहतर हुए तो यही हल्का जो है वो हमें बेहतर होगा। वरना आप देखें ना, चौधरी निसार साहब एमपी के वो बनना नहीं चाहते, एमपी की सीट उन्होंने छोड़ी भी नहीं है। हाँ। वो छोड़ी इसलिए नहीं है कि मैं हल्का छोड़ दूंगा तो कोई और लड़के जीत जाएगा, तो हल्का नहीं अपने हाथ से जाने देना। हम्म। तो और फिर देखें उम्मीदवार होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, आप जब उनको टिकट नहीं देते या इलेक्शन नहीं लड़ते, वो किसी और से टिकट ले लेते हैं जाके, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो छोड़ के चला जाए। नहीं जनाब, फर्क पड़ता है। इंसानों से फर्क पड़ता है, किरदारों से फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छा आपका इंसान होगा, उसको इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता होगा तो क्या करेंगे। तो टिकट की अहमियत होती है, ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहें दे दें। और हम्म। खास तौर पर जीबी और कश्मीर में तो उस तरह का इलेक्टेबल्स का मामला नहीं है। वहां पे बहरहाल आपको 50% टिकट, 50% इलेक्टेबल, हम्म। या उसकी ताकत। तो मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक पॉइंट पीटीआई का स्ट्रांग है कि जी अगर ये एहतजाज ना चल रहा होता, ये वाला जो हम्म। इनका चल रहा है, हाँ, मैं अमन यही कमेटी पूछने का। वाली थी कि असल में तो वहां पे माहौल भी नहीं है ना, कि लोग तो वहां पे हाँ सड़कों पर हैं, मामूलाते जिंदगी वहां पे टोटली मुतासिर हुए पड़े हैं। तो हाँ, अभी आप लेकिन आप देखिए, नैरेटिव 5 तारीख 6 तारीख हो रही है और वहां पर 27 जुलाई को इलेक्शन है। आपने कहीं देखा है कि कोई वहां पे कैंपेन शुरू हो गई है या कोई माहौल नजर आ रहा हो इलेक्शंस का? तो टोटली आपको वहां पे एक सिनेरियो ही अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहाँ, नहीं, लेकिन मुझे आप तो ये समझ नहीं आ रहा कि इवन जो हुकूमती जमातें वो कैसे होगी कैसे। कैंपेन करेंगी। हम्म। देखिए उसमें बात बिल्कुल सही है आपकी बात, उनको कैंपेन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मसला यह है कि आप इसकी और डिफरेंट स्ट्रेटजी भी तो बना सकते थे ना। आप कहते हैं कि हम इस इलेक्शन में एहतजाजन हिस्सा ले रहे हैं, हम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी और उनको उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए सिस्टम में आ रहे हैं कि आकर इनके मुतालबात को मान सकें। हाँ, वो तो पहले आपके पास हर अपना तरीके हो भुगत रहे सकते हैं, हैं। उसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गुस्सा भी साथ ही भुगते हैं कि रहने ही देना। ये वाला वो कहेंगे, वो ज्वाइंट चलिए एक्शन फिर ये तो कमेटी आपने को इंडिया प्लस से मिला माइनस रहे हैं, वो कैलकुलेट कहेंगे करना ये ना। देख लिया पीटीआई भी उनके साथ जाके मिल गई इंडिया के साथ। हाँ, बैलेंस शीट तो फिर आपने बनानी है ना। अच्छा, हाँ। लेकिन ये इस्तेहकाम बड़ी मुस्तहकम होती जा रही है। ये हम्म। आपको लग रहा है कि ये पैटर्न आगे आगे जो है वो इधर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है? और जो हम वो बात कर रहे थे कि कोई नए चेहरे, कोई नया सेटअप, तो वो वहां पे एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट करके फिर उसको पाकिस्तान में जो है एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए। देखें हर हुकूमत में ना एक ऐसी पार्टी होती है जो उस हुकूमत को चलाती है। हम्म। पिछले काफी अरसे से अब पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो उसका नंबर जो आता है हुकूमत साजी के लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें किसी भी जमात को नंबर पूरा करने के लिए एक ऐसी जमात की सपोर्ट चाहिए होती है जिसके बारे में समझा यह जाता है कि ये स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हम्म। से आती है या उसको हम्म। स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। और वो जमात जो है वो फिर हुकूमत को कंट्रोल करती है, चाहे उसकी 5 सीटें ही क्यों ना हो। मिसाल मैं आपको देता हूं, इमरान खान की हुकूमत में काफ लीग की मेरा ख्याल है 4-5 सीटें थी, और बाप पार्टी की भी 4 सीटें थी। लेकिन बाप पार्टी निकलेगी
तो हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए अपने 125 बंदे रखने के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट जमात जो है वो 4 सीटों वाली पार्टी है। हम्म। अब वो नंबर की कंस्ट्रक्शन इतनी मजेदार होती है कि अगर वो 4 सीटें ना हो तो हुकूमत बरकरार नहीं रह जैसे सकती। गिलगित और हुकूमत में को चलाने वाली शर्तें मनवाने वाली वो 4 सीटें वो होती है। एमक्यूएम वो ने भी यही किया। वो असल में वही वो एमक्यू वो होता है ना जिसको कहते हैं, वो बाजू होता है जिसको मरोड़ना होता है, तो मरोड़ना होता है। तो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक भी सीट नहीं जीती और 6 सीटों के साथ जाकर गिलगित बल्तिस्तान में बैठ गिलगित गई में है। बैठ गए। और उन 6 सीटों के बगैर पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। तो और आप अब जब भी सोचे ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म करनी होगी तो वही 6 सीटें काम आएंगी। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो आपको यही पैटर्न कश्मीर में भी बनता नजर आ रहा है। ये यही सेम पैटर्न है। मैं ये नहीं कहता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हुकूमत बना लेगी, लेकिन उनके बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। कोई हम्म। इस तरह की चीज जो है ना वो होगी। वो चाबी होती है ना, आप देखें ना बेसिकली सिस्टम की चाबी होती है वो पार्टी। हाँ जी। तो ये तो वो आपको लग रहा है कि वो मैंने पाकिस्तान में एक भी बड़ा इस तरह अच्छा जुमला कहा हम्म। हुमायूं मोहम्मद साहब ने। मैंने उनसे हाँ। पूछा, मैंने कहा कि हुमायूं मोहम्मद साहब ये आईपीपी जो है इसको 2 सीटें कैसे मिल गई? तो उन्होंने कहा कि आईपीपी को कैपेसिटी पेमेंट मिली है। तो ये कैपेसिटी चले पेमेंट है। चले। सही। चले, इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आपका असद, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और आपने बड़ी जबरदस्त चीजें आज शेयर की हैं, तो वी होप कि चीजें जो हैं वो पॉजिटिव सिम्त में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देंगे, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, थैंक ये यू। था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।